हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं हमारी फार्माकोकाइनेटिक्स को। तो पिछले लेक्चर्स में हमने हमारी जो फर्स्ट यूनिट थी फार्माकोलॉजी की, उसको लगभग हमने आधा कंप्लीट कर लिया था, जिसे आप हमारे जो प्लेलिस्ट है फार्माकोलॉजी की उसमें जाके कवर कर सकते हैं और उसे देख लें। पहले तो आपको ये जो आज का वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। तो आज हम देखने वाले हमारे जो आधा लेक्चर बचा हुआ है, यानी हमारी आधी यूनिट बची है, उसमें केवल जो हमारे जो काइनेटिक्स है उसे हमें पढ़ना है। तो इसमें हम पढ़ेंगे हमारे जो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट है, फिर हमारे जो फार्माकोकाइनेटिक्स को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, उसे जो एब्जॉर्प्शन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया और एक्सक्रेशन हो गया, इससे देखेंगे। और एंजाइम के बारे में देखेंगे कौन कौन से एंजाइम हमारे फार्माकोकाइनेटिक्स में यूज होते हैं, जो हमारे एंजाइम इंड्यूसर हो गए, एंजाइम इनहिबिटर हो गए। और देखेंगे हमारे काइनेटिक्स ऑफ एलिमिनेशन को, जो हमारी एलिमिनेशन की काइनेटिक्स है उसको भी देखने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे हमारे मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट को, जो कि एक एब्जॉर्प्शन का ही पार्ट है, और एब्जॉर्प्शन को आज के इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो बहुत ही शानदार वीडियो होने वाला है, लेक्चर को पूरा जरूर देखें तभी आपको समझ में आएगा। तो चलो शुरू करते हैं हमारे फार्माकोकाइनेटिक्स को। फार्माकोकाइनेटिक्स का मतलब हो गया कि मूवमेंट, यानी हमारी ड्रग हमारी बॉडी में जाने के बाद किस प्रकार से हमारी बॉडी में मूवमेंट करती है, उसे हम फार्माकोकाइनेटिक्स से अंदर पढ़ते हैं। तो मेनली हमारी जो ड्रग है वो हमारी बॉडी में जाने के बाद 4 तरीके से मूवमेंट करती है। यानी हमने कोई ड्रग ली तो हमारी ड्रग बॉडी में जाने के बाद क्या होगा, सबसे पहले उसका एब्जॉर्प्शन होगा। यानी जैसे हमने ओरली हमारी ड्रग ली है तो वो हमारे जीआईटी ट्रैक में जाने के बाद उसका एब्जॉर्प्शन होगा, फिर वो एब्जॉर्ब होगी हमारी जो हमारी ब्लड स्ट्रीम है उसके अंदर एब्जॉर्ब होगी, फिर उसके बाद उसका क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यानी वो डिस्ट्रीब्यूट होकर जहाँ भी उसे जाना है वो वहाँ तक जाएगी। उसके बाद क्या होगा, जो हमारी ड्रग होगी उसका मेटाबॉलिज्म होगा। यानी मेटाबॉलिज्म होने के बाद क्या होगा, जो हमारी ड्रग होगी वो जो हमारी लिपोफिलिक ड्रग होती है उसको तोड़ के उसे हाइड्रोफिलिक ड्रग बनाया जाता है, यानी जिससे वो क्या हो, इजीली हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाए। और मेटाबॉलिज्म होने के बाद हमारी ड्रग क्या आएगी, उसका एक्सक्रेशन होगा, यानी हमारी बॉडी से उसे बाहर निकाल दिया जाएगा। तो फार्माकोकाइनेटिक्स में हम इन 4 टर्म्स के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। यानी जो हमारी फार्माकोकाइनेटिक्स है इसे इन 4 पॉइंट्स में डिवाइड किया गया है। तो इसे हम पूरी डिटेल में देखने वाले हमारे आगे के लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हमारे एब्जॉर्प्शन को। तो जो हमारा एब्जॉर्प्शन है उसे हम इस लेक्चर में बहुत ही बढ़िया तरीके से कवर करने वाले हैं। तो एब्जॉर्प्शन की बात करूं तो एब्जॉर्प्शन को आपको सिंपल से नाम से तो आपको पता ही चल रहा है कि किसी भी चीज़ का एब्जॉर्ब होना। एब्जॉर्प्शन का सिंपल सा यही मतलब है। और अगर इसे हम फार्माकोलॉजी में पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब हो गया कि हमारे ड्रग का एब्जॉर्प्शन, यानी हमारी ड्रग हमारी बॉडी में कैसे एब्जॉर्ब होती है। तो इसे देखें तो हमारे इट इज़ डिफाइंड एज ए मूवमेंट ऑफ ड्रग, यानी इसमें क्या होगा, हमारी ड्रग होगी उसका मूवमेंट होगा फ्रॉम इट्स साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी जहाँ से हमारी जो ड्रग दे रहे हैं यहाँ पे जो हमारे साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ से हमारी जो ड्रग है उसका सिस्टमिक सर्कुलेशन में किस प्रकार से एब्जॉर्प्शन हो रहा है उसे हम इसमें पढ़ेंगे। इट इज़ फर्स्ट एंड इम्पोर्टेंट, ये क्या है, हमारी फार्माकोकाइनेटिक्स की क्या है, फर्स्ट स्टेप है। यानी ये स्टेप होगी तभी तो ये हमारी बाकी की स्टेप होगी। अगर ये हमारी एब्जॉर्प्शन ही नहीं होगा तो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रेशन कैसे होगा। तो ये हमारी फर्स्ट और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, स्टेप है हमारी फार्माकोकाइनेटिक्स की। वेन वी टेक एनी ड्रग थ्रू ओरली रूट, यानी कोई भी ड्रग को अगर हम ओरली रूट से लेंगे, इट गोज इनटू स्टमक इन विच डिसइंटीग्रेटेड एंड डिजोल्व टेक प्लेस, देन द ड्रग रिचेज इनटू द इंटेस्टाइन। यानी हमारी जो हमारी ड्रग है उसे हम ओरली रूट से लेंगे तो वो हमारे स्टोमच में जाएगी, इंटेस्टाइन में जाएगी, उसके बाद क्या होगा, उसका एब्जॉर्प्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। नाउ आफ्टर डिजोल्यूशन ड्रग एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड फ्रॉम इंटेस्टाइन स्टोमच थ्रू मेम्ब्रेन। तो हमारी ड्रग होती है वो हमारी ब्लड स्ट्रीम में कैसे जाएगी, क्या होगा कि जैसे हमारी ड्रग है तो हमारी ब्लड स्ट्रीम में उसे एब्जॉर्ब होने के लिए क्या होगी, यहाँ पे जो हमारी ब्लड स्ट्रीम है उसकी जो यहाँ पे मेम्ब्रेन प्रेजेंट है उसको एब्जॉर्ब होने के लिए उस मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ेगा, तभी तो वो एब्जॉर्ब होगी। तो हमारी एब्जॉर्प्शन के लिए जो हमारी मेम्ब्रेन है उसको क्रॉस करने के लिए जो 3-4 तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है उसका हम आगे देखने वाले हैं। तो जैसे जो हमारी मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट है उसको देखें तो इसमें क्या है, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट में क्या है, इट इज़ ए बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन इन विच मेड अप विथ फास्फोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल एंड अदर ग्रुप्स। यानी हमें पता है कि जो हमारी सेल वॉल है वो मेनली किसकी बनी होती है, वो बनी होती है हमारी फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की बनी हुई होती है, वो हमें पता है। तो जो हमारे लेयर जो हमारी सेल वॉल है वो हमारी फास्फोलिपिड की बनी होती है, और जो कुछ जो हमारे कोलेस्ट्रॉल होते हैं उनकी बनी हुई होती है, और कुछ और दूसरे
जो ग्रुप्स होते हैं उन्हें मिलाकर जो हमारी सेल की वॉल बनी होती है। अब सेल वॉल क्या है, किसी भी चीज़ का एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो वो हमारे सेल वॉल के थ्रू ही तो उसके अंदर एब्जॉर्प्शन होगा उसका, बस वही है। तो आगे देखें तो इट इज़ एक्ट एज ए सेमी प्रीमिएबल मेम्ब्रेन, यानी ये किस प्रकार से एज ए सेमी प्रीमिएबल मेम्ब्रेन की तरह ये एक्ट करती है। नाउ द ड्रग रीचेज इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन थ्रू मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, यानी हमारे जो सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचने के लिए हमारी ड्रग क्या करती है, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट के थ्रू हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में आती है। अब जो हमारा मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट है मेनली ये 4 तरीके से होता तो कई तरीके से है, लेकिन हम मेनली इसे 4 तरीके से ही पढ़ने वाले हैं। जैसे हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट हो गया, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो गया, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट हो गया और जो हमारा एंडोसाइटोसिस हो गया। तो जो हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट है उसको देखें तो उससे पहले हमें एक जो टर्म है उसको समझना पड़ेगा। जो हमारा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है इसकी बात करें तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है, इसमें क्या होता है, व्हेन एनी ड्रग सब्सटेंस मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। इसमें क्या होगा, कोई भी ड्रग का सब्सटेंस है वो क्या करेगा, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर क्या करेगा, मूव करेगा। अब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की अगर मूव करेगा तो आपको पता है कि इसमें क्या होगा, उसे जो हमारी एनर्जी है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। और ये कब तक मूव करेगा, जब तक क्या होगा, जो इधर जो ड्रग के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है जितने 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 अगर इधर हो जाएंगे, यानी इक्विलिब्रियम तक क्या होगा, जो हमारे ड्रग के मॉलिक्यूल है इधर से उधर की ओर आएंगे, यानी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाएंगे। तो हायर जो हमारा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है उसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हमारे जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है उसकी बात करते हैं। जो हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट है, अब इसको समझे तो जैसे कि इसे ऐसे समझते हैं जैसे हमारे पास ये कोई हमारी सेल वॉल हो गई, ठीक है, ये हमारी सेल वॉल हो गई, मेम्ब्रेन हो गई हमारी, ठीक है। अब इधर क्या है, इधर क्या है, ड्रग के मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और इधर क्या है, जो हमारे ड्रग के मॉलिक्यूल क्या है, कम प्रेजेंट है। तो हमें पता है कि हमारे जो ड्रग का मॉलिक्यूल्स है, जो हमारी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है वो क्या कहता है कि हमारे जो ड्रग के मॉलिक्यूल किधर से किधर की तरफ जाएंगे, जो हमारी हायर कंसंट्रेशन से किधर जाएंगे, जो हमारी लोअर कंसंट्रेशन है उस तरफ जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होगा, यानी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर हमारे ड्रग के मॉलिक्यूल जाएंगे। और कब तक जाएंगे, जब तक हमारे जो इधर जो जितने हमारे ड्रग के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है उतने के उतने हमारे इधर प्रेजेंट होंगे, तब तक ये जाएंगे। जैसे हमारे इधर 50 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, ठीक है, और इधर 10 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, तो ये हमारे मॉलिक्यूल तब तक इधर जाएंगे जब तक हमारे इधर जो 25 मॉलिक्यूल ड्रग के बच जाएंगे और इधर हमारे भी 25 ड्रग के मॉलिक्यूल हो जाएंगे। तब तक हमारा ट्रांसपोर्ट है जो हमारा ड्रग का वो चलता रहेगा पैसिव डिफ्यूजन में। और हमें पता है कि ये किसके, जो हमारा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है उसके अक्रॉस काम करता है, यानी उसके जैसा काम करता है। तो इसमें हमें पता है कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, यानी हमारी जो एनर्जी है उसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं होने वाली इसके अंदर, तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी इसके अंदर। और ये हमारा सबसे ज़्यादा यूज होने वाला, जो हमारा ड्रग का ट्रांसपोर्ट होने में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला हमारा जो प्रोसेस है, यानी जो हमारा पैसिव डिफ्यूजन है, जो हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट है, डिफ्यूजन भी बोल सकते हैं, ये क्या है, हमारा सबसे ज़्यादा यूज होता है ड्रग के ट्रांसपोर्ट में। तो ठीक है, अब इसे देखते हैं हमारे थ्योरी सेक्शन में। देखें तो जो हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट है इसमें क्या होता है, ये ऑल्सो नोन एज पैसिव डिफ्यूजन भी बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, जो हमारे ड्रग के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मूव करते हैं एज कंसंट्रेशन के अक्रॉस, यानी हाई से लो की तरफ हमारे जो पैसिव ट्रांसपोर्ट में जो हमारे ड्रग के मॉलिक्यूल है वो क्या करेंगे, फ्लो करेंगे या मूव करेंगे। और आगे देखें तो इसमें क्या होता है, द मोस्ट ऑफ द ड्रग आर एब्जॉर्ब बाय द पैसिव डिफ्यूजन, यानी ज़्यादातर हमारी जो ड्रग होती है वो हमारे पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू ही एब्जॉर्ब होती है। और द मूवमेंट कंटिन्यू अंटिल द इक्विलिब्रियम रीचेज, यानी अभी हमने देखा था कि ये मूवमेंट कब तक चलेगी, जब तक हमारे इक्विलिब्रियम नहीं आ जाएगा, यानी एक साइड जिधर ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे, जैसे इसमें इधर जैसे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है तो जितने इधर 50 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, तो जब तक इधर 25 नहीं होंगे और इधर 25 नहीं होंगे तब तक हमारी क्या होगी, ये प्रोसेस चलती रहेगी, ठीक है। अब इसमें देखें तो इट डिपेंड ऑन फैक्टर लाइक ड्रग लिपोफिलिसिटी एंड मॉलिक्यूलर साइट। अभी लिपोफिलिसिटी क्या मतलब क्या है, यानी अगर हमारी ड्रग लिपोफिलिक होगी तो क्या होगा, उसका एब्जॉर्प्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। और अगर जो मॉलिक्यूलर साइट पे बात करें तो यानी जो हमारे जो मॉलिक्यूल्स है वो किस साइट पे आके बाइंड होंगे, वो इस पे उस फैक्टर पे भी ये डिपेंड करती है। तो जैसे इसमें देखें तो इसमें क्या होगा, इसमें मैंने एक बात और है कि यहाँ पे क्या होगा, जो हमारे कैरियर चैनल भी प्रेजेंट होंगे। और ये क्यों प्रेजेंट होंगे, जैसे हमारी हमें पता है कि जो हमारी सेल वॉल होती है, जो हमारी वो किसके बनी होती है, हमारी फास्फोलिपिड की बनी होती है। तो
जो हमारी लिपिड सोल्यूबल ड्रग होगी वो क्या करेगी, वो इसे क्या करेगी, इजीली पास आउट करके जो हमारे उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगी। और जो हमारी लेकिन जो हमारी वाटर सोल्यूबल ड्रग होगी वो इसको पास नहीं कर पाएगी, क्योंकि इसमें क्या करता है, जो लाइक डिजोल्व लाइक का जो नियम है वो लगता है, यानी जो जैसी हमारी जो हमारी वॉल होगी उसी टाइप के जो हमारी ड्रग होगी उसे सोल्यूबल करेगी। लेकिन जो हमारे वाटर सोल्यूबल ड्रग है वो भी तो अंदर जाना चाहेगी ना, तो वो अंदर जाने के लिए क्या करेगी, जो हमारे कैरियर चैनल जो उसमें प्रेजेंट होंगे उसके थ्रू हमारी जो हमारे वाटर सोल्यूबल ड्रग होगी वो पास करेगी। ठीक है, लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखने वाली है कि इसमें क्या होता है, हमारे एटीपी का यूज़ नहीं होता। ठीक है, तो सिंपल सा है। आगे बात करें जो हमारे फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट है, इसकी बात करें तो इसमें क्या होगा वो देखते हैं। इसमें कि जैसे हमारी जो सेल होगी या जो सेल वॉल होगी, तो इसमें क्या होगा, जो हमारे मेम्ब्रेन होंगी उसके पास क्या होंगे, जो हमारे कैरियर प्रोटीन प्रेजेंट होंगे, वो क्या करेंगे, जो हमारी ड्रग होगी उसको क्या करेंगे, अपने साथ बाइंड करेंगे और उसका एब्जॉर्प्शन करके अंदर की साइड छोड़ देंगे। यानी जहाँ पे जो हमारी ड्रग की मॉलिक्यूल्स की जो कंसंट्रेशन हाई होगी, जो हायर कंसंट्रेशन पे क्या करेंगे, जो हमारे ड्रग के मॉलिक्यूल होंगे उनको अपने साथ बाइंड करके क्या करेंगे, अंदर की तरफ या एब्जॉर्ब कर लेंगे, जो लोअर कंसंट्रेशन होगा उसकी तरफ ले जाएंगे। और ये होता कब है, जो हमारे लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी जो हमारे पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू हमारे जो मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट नहीं हो पा रहे हैं, यानी एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहे हैं, वो हमारे क्या करते हैं, जो हमारे फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट है उसके थ्रू जो मेम्ब्रेन के अंदर एब्जॉर्ब होते हैं। तो इसमें सिंपल सा वही है, जो हमारे पैसिव ट्रांसपोर्ट है उसकी तरह ही है, इसमें एटीपी का यूज़ नहीं होती, और जो हमारे हायर कंसनट्रेशन है उसके हायर कंसंट्रेशन से हमारे लोअर कंसंट्रेशन की ओर हमारे जो ड्रग के मॉलिक्यूल है वो मूव करते हैं। लेकिन इसमें एक ही बात ध्यान रखने वाली है कि इसमें क्या होता है, जो हमारे कैरियर प्रोटीन है उनका यूज़ होता है, जो क्या करते हैं, अपने साथ बाइंड करके जो ड्रग को है अंदर की ओर अब्जॉर्ब कर लेते हैं। बस वही है और कुछ नहीं है। जैसे थ्योरी में देखें तो इन दिस ट्रांसपोर्ट ड्रग मॉलिक्यूल मूव अक्रॉस द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बट विद द हेल्प ऑफ एनी कैरियर बॉडीज, यानी जो हमारी ड्रग है वो उनके मॉलिक्यूल्स तो हायर कंसंट्रेशन या लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाएंगे, लेकिन जाएंगे किसके, जो हमारे कैरियर प्रोटीन है या जो हमारे कैरियर बॉडीज़ है उसकी हेल्प से। सम लार्ज मॉलिक्यूल आर पोरली डिफ्यूजिबल सब्सटेंस, जो हमारे बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, और जो हमारे पोरली डिफ्यूजिबल का मतलब है कि जो टूट नहीं पा रहे, वो जो मॉलिक्यूल्स है वो टूट नहीं पा रहे हैं, वो क्या करते हैं, इनके साथ बाइंड होकर क्या करते हैं, इजीली एब्जॉर्ब हो जाते हैं, या पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू हमारे एब्जॉर्प्शन उनका होता है। बस सिंपल सा यही है। अब आगे देखें तो जो हमारा तीसरा है, जो हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, वो इसमें क्या होता है कि इसमें जो हमारे हमने जो ट्रांसपोर्ट पढ़े हैं ये क्या होता है, उनका उल्टा होता है। इसमें क्या होता है कि जो हमारे मॉलिक्यूल्स है वो क्या करते हैं, लो से हाई की तरफ जाते हैं, यानी जो हमारे लोअर कंसंट्रेशन से क्या करेंगे, जो ड्रग के मॉलिक्यूल होंगे वो हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे। तो आपको पता है कि अगर कोई काम कर रहा है, यानी उसके पास एनर्जी है, तो वो क्या काम करेगा, वो अपने आप ही काम कर लेगा। लेकिन वहीं पे कोई आदमी जिसके पास कोई एनर्जी नहीं है, यानी वो ऐसे थका हुआ आदमी है, उससे अगर हम काम कराएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले उसे एनर्जी देनी पड़ेगी, वही तो है। तो अगर इसमें हमें कोई ड्रग के मॉलिक्यूल लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर जाने यहाँ पे लेके जाने हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जो हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट है उसमें क्या होता है, हमारे एटीपी क्या होते हैं, यूज़ होते हैं, यानी एटीपी से क्या होगा, हमारा एडीपी बनेंगे, यानी जो एटीपी है हमारी इसमें यूज़ होगी। इसमें क्या करेंगे, जो हमारा फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट है उसी की तरह होगा इसमें, लेकिन इसमें क्या होगा, जो हमारे ड्रग के मॉलिक्यूल जिस साइड में कम होंगे, यानी लोअर कंसंट्रेशन से क्या आएंगे, हायर कंसंट्रेशन की ओर जाएंगे। फैसिलिटेड डिफ्यूजन में क्या हो रहा था, यानी ऊपर की तरफ क्या थे, हमारे जो हायर कंसंट्रेशन थी ड्रग की, और उसके साथ हमारे कैरियर प्रोटीन थे, उनके साथ बाइंड होकर क्या कर रहे थे, हमारे लोअर कंसंट्रेशन की ओर आ रहे थे। लेकिन इसमें उल्टा होता है, लोअर कंसंट्रेशन से क्या होगी, जो हमारे ड्रग के मॉलिक्यूल कैरियर प्रोटीन के साथ बाइंड होकर क्या करेंगे, हमारी हायर कंसंट्रेशन की ओर जाएंगे। सिंपल सा यही है। इसमें भी दो टाइप होते हैं, पहला होता है हमारा प्राइमरी, इसमें क्या होता है, थ्रू एनर्जी एटीपी, यानी जिसमें क्या करता है, हमारा जो सोडियम पोटेशियम पंप है वो काम करता है। और जो हमारा सेकेंडरी है इसमें क्या होता है, जो हमारा एंटीपोर्ट और जो सिम्पोर्ट होता है, जो पंप होता है वो काम करता है। जो हमारा जो सोडियम पोटेशियम पंप क्या होता है, इसमें जो हमारे 3 आयन तो जो हमारे सोडियम के होंगे वो हमारे क्या करेंगे, मेम्ब्रेन के अंदर आएंगे, और जो हमारे 2 पोटेशियम के आयन होंगे वो क्या करेंगे, हमारे मेम्ब्रेन से बाहर जाएंगे। इस पंप में यही होता है मेनली। और जो हमारा एंटीपोर्ट और सिम्पोर्ट की बात करें, सिम्पोर्ट है, इसमें क्या होता है, जो हमारे सेम पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक साथ हमारे अंदर आते हैं। और जो हमारे एंटीपोर्ट में क्या करते हैं, तो जो हमारे डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अंदर आते हैं एक साथ। बस वही है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, और कुछ नहीं है।
अब आगे बात करें तो हमारा जो एंडोसाइटोसिस है, साइटोसिस का मतलब ही होता है कि खाना, यानी किसी चीज़ को खाना या इनगल्फ करना। तो इसमें क्या होगा कि जैसे कि हमारे ड्रग के मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या करेंगे, जो हमारी मेम्ब्रेन होगी वो क्या करेगी, इनको खा जाएगी, यानी इनगल्फ कर लेगी, यानी अपने अंदर ले लेगी। फिर क्या होगा, ये जो हमारी मेम्ब्रेन है वो क्या करेगी, अपना जो मुख है यानी जो हमारा उसका मुंह है वो क्या करेगी, बंद कर लेगी धीरे धीरे और अपने अंदर ले लेगी। फिर क्या करेगी, उसे अंदर ले जाके छोड़ देगी, या उसका इस तरह से ही हमारे ड्रग का एब्जॉर्प्शन इसके अंदर होता है। बस वही है इसके अंदर। इन दिस ट्रांसपोर्ट ड्रग ऑफ वेरी लार्ज पार्टिकल, जो हमारे बहुत ही ज़्यादा लार्ज पार्टिकल्स हैं, यानी जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट या जो हमारे पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू जिनका ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा है या जिनका एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा, वो जो हमारे जो हमारा एंडोसाइटोसिस है उसके थ्रू हमारे जो लार्ज पार्टिकल्स है उनका एब्जॉर्प्शन होता है। गेट ट्रांसपोर्ट वाया द इनगल्फमेंट बाय द सेल मेम्ब्रेन, यानी जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है उस वो क्या करते हैं, उन लार्ज पार्टिकल्स का क्या करती है, इनगल्फ कर लेती है। ड्यू टू द लार्ज साइज दे डू नॉट क्रॉस मेम्ब्रेन एंड आल्सो नॉट फिट इन एनी चैनल, यानी जो हमारे कोई सी भी जो हमारे मेम्ब्रेन होती है उसको वो क्या कर पाते हैं, ट्रांसपोर्ट यानी क्रॉस नहीं कर पाते हैं, और जो हमारे कोई भी प्रकार के चैनल है उसके अंदर भी वो पास आउट नहीं कर पाते, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा बड़े होते हैं। इसलिए क्या करता है, जो हमारे एंडोसाइटोसिस है उस प्रोसेस के थ्रू हमारी सेल क्या करती है, उन्हें एब्जॉर्ब करती है। जो हमारा मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट है उसको हमने पढ़ लिया। अब बात करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारे एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं, यानी बढ़ाते हैं या कम करते हैं। उन जो फैक्टर है उनकी बात करेंगे। तो ये मेनली तीन चार टाइप में इन्हें क्लासीफाई किया गया है। जैसे हमारे पहले बात करूँ तो जो हमारे फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ है उनकी बात करूँ तो उनमें हमें कौन कौन से फैक्टर पढ़ने हैं। जैसे हमारे जो पार्टिकल की साइज़ है और जो हमारा फॉर्मुलेशन है, आयोनाइजेशन है, पीएच है, लिपिड सोल्युबिलिटी और जो कंसंट्रेशन है उसे देखेंगे। और फिर देखेंगे जो हमारे बायोलॉजिकल फैक्टर में कौन कौन से आते हैं। जैसे हमारे सरफेस एरिया होगा, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट हो गया, गैस्ट्रिक एम्पटी टाइम हो गया, ब्लड फ्लो हो गया, और जो हमारा फूड है उसको हम पढ़ने वाले हैं। फिर देखेंगे जो हमारा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वो कैसे अफेक्ट करता है हमारे एब्जॉर्प्शन को। तो चलो शुरू करते हैं। हमारे फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ है उनकी बात करें तो फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ में देखें तो हमारा पहला है हमारा पार्टिकल साइज, यानी पार्टिकल साइज कैसे एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करता है। तो हमें पता है कि जितने ज़्यादा पार्टिकल की साइज़ बड़ी होगी उतना ही कम क्या होगा, उसका एब्जॉर्प्शन होगा। जैसे अभी हमने देखा था कि जो हमारा एंडोसाइटोसिस था उसमें क्या था कि जैसे जितने ज़्यादा बड़े पार्टिकल्स थे वो हमारी लास्ट प्रोसेस थी। तो अगर वो पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू नहीं हो रही तो हमारा एंडोसाइटोसिस के थ्रू लास्ट में होगी। तो हमें पता है जितने ज़्यादा पार्टिकल साइज होंगे उतनी ही कम क्या होगी, उनका एब्जॉर्प्शन होगा। तो जो हमारा पार्टिकल साइज है वो क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एब्जॉर्प्शन, यानी द स्मॉलर द पार्टिकल साइज द ग्रेटर विल बी द इट्स एब्जॉर्प्शन, यानी जितने ज़्यादा पार्टिकल्स का साइज कम होगी उतना ज़्यादा क्या होगा, उसका एब्जॉर्प्शन होगा। फिर आगे बात करूँ तो हमारी फॉर्मुलेशन की बात करूँ तो फॉर्मुलेशन में क्या होगा कि जैसे हमारे जो पेरेंट्रल होता है यानी जो हमारे इंजेक्शन होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे जो सीधे हमारे जो वेन होती है उनमें दिए जाते हैं। तो क्या होता है, उनका एब्जॉर्प्शन क्या होता है, इजीली हो जाता है। और जो हमारे लिक्विड डोजेज फॉर्म है वो क्या करती है, हम पहले क्या करते हैं, ओरली देते हैं, और ओरली देने के बाद हमारे जो स्टोमक है वो इंटेस्टाइन में जाएगी। लेकिन जो हमारी सॉलिड डोजेज फॉर्म है उसके कंपेयर में इसका एब्जॉर्प्शन जल्दी होता है। क्यों? क्योंकि ये पहले से डिजोल्व रहती है, और जो हमारी सॉलिड डोजेज फॉर्म है वो हमारे जीआईटी ट्रैक है उसमें जाने के बाद डिजोल्व होती है, टूटती है, उसके बाद क्या होता है, उसका एब्जॉर्प्शन होता है। तो जो हमारे पेरेंट्रल इंजेक्शन होते हैं उनका एब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा होता है। फिर हमारे जो लिक्विड डोजेज फॉर्म है होती है उसका होता है। फिर लास्ट में क्या होती है, जो हमारी सॉलिड डोजेज फॉर्म है उसका एब्जॉर्प्शन सबसे धीमे होता है। ठीक है, फॉर्मुलेशन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, यानी कौन से फॉर्म में हमारी जो ड्रग है वो प्रेजेंट है। फिर आगे बात करूँ जो हमारी आयोनाइजेशन है उसकी बात करूँ तो आयोनाइजेशन में आपको पता होगा कि जो हमारी ड्रग होती है वो अनायनाइज फॉर्म में होती है, तब क्या होता है, उसका एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है। यानी जो हमारी सेल वॉल होती है उसके ऊपर जो हमारी एनायनाइज ड्रग होती है, जैसे इसमें बात करूँ, जैसे हमारी ये कोई सेल है, इसके पास अगर दो ड्रग आई, यानी एक तो अनायोनाइज ड्रग आई और एक हमारी जो क्या आई, हमारी आयोनाइज ड्रग आई। तो जो हमारी आयोनाइज ड्रग होती है उसके कंपेयर में जो हमारी अनायोनाइज ड्रग है उसका एब्जॉर्प्शन क्या होता है, हमारे सेल के अंदर क्या होता है, ज़्यादा होता है।
यानी जो सेल मेम्ब्रेन होती है जो हमारी, वो क्या करती है, जो अनायोनाइज्ड ड्रग है उसका एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है और अनायोनाइज्ड ड्रग का क्या होता है, कम होता है। तो आयनाइज और अनायोनाइज्ड में क्या है कि वी ऑल नो दैट बोथ फॉर्म, आयनाइज और अनायोनाइज आर इम्पोर्टेंट, यानी हमारी जो आयनाइज और अनायोनाइज्ड जो फॉर्म है ड्रग की वो हमारी फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बट फॉर एब्जॉर्प्शन ड्रग मस्ट बी इन अनायोनाइज फॉर्म, यानी जो हमारी ड्रग होगी वो अनायोनाइज फॉर्म में होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है उसके एब्जॉर्प्शन के लिए। आगे बात करूँ जो हमारी पीएच है उसकी बात करूँ तो इट टेल अबाउट नेचर ऑफ ड्रग, यानी हमारी ड्रग क्या होगी, या तो हमारी एसिडिक ड्रग होगी या हमारी क्या होगी, बेसिक ड्रग होगी। अगर हम एसिडिक ड्रग मस्ट एब्जॉर्ब इन स्टोमच, यानी हमारी जो एसिडिक ड्रग है वो कहाँ पे एब्जॉर्ब होगी, हमारे जो स्टोमच है उसके अंदर एब्जॉर्ब होगी, क्योंकि हमारे स्टोमच में क्या होता है, एसिडिटी होती है, यानी जो एसिडिक नेचर हमारे स्टोमच में बहुत ही ज़्यादा होता है। जैसे हमारी एग्जांपल हो गया जो हमारे एस्प्रिन है वो कहाँ होगी, हमारे स्टोमच में क्या होगा, उसका एब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा होगा। आगे बात करूँ जो हमारी बेसिक ड्रग होगी वो कहाँ पे होगी, हमारे इंटेस्टाइन के अंदर जाके क्या होगा, उसका एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, क्योंकि वहाँ पे हमारा बेसिक नेचर ज़्यादा होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल हो गया हमारा मॉर्फिन। आगे बात करूँ तो हमारी लिपिड सोलिबिलिटी है, इसकी बात करूँ तो जो हमारी लिपोफिलिक नेचर ड्रग होगी उसका, जो हमारी लिपोफिलिक नेचर की जो हमारी ड्रग होगी वो क्या होगी, स्लाइटली हायर एब्जॉर्प्शन देन द हाइड्रोफिलिक। अब इसके पीछे भी एक रीज़न है, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारी सेल वॉल बनी हुई होती है वो किसकी बनी होती है, वो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की बनी होती है। ठीक है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की बनी होती है तो हमारे उसमें क्या होता है, लाइक डिजोल लाइक वाला जो नियम है वो लगता है। तो जो हमारी जैसे हमारी सेल वॉल होगी वो उसी प्रकार की, तो जो हमारी ड्रग उसके पास आएगी उसका एब्जॉर्प्शन ज़्यादा करेगी। जो हमारी लिपिड सोल्युबल ड्रग होगी उसका एब्जॉर्प्शन ये क्या करेगी, ज़्यादा करेगी कंपेयर टू द हाइड्रोफिलिक जो हमारी ड्रग होगी। तो सोल्युबिलिटी, लिपिड सोल्युबिलिटी का मतलब यही है, जो हमारी लिपिड सोल्युबल ड्रग होगी उनका क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू द हाइड्रोफिलिक जो हमारी ड्रग होगी उसके कंपेयर में। बिकॉज इन मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट लिपिड सोल्युबल ड्रग क्रॉस मेम्ब्रेन इजीली, क्योंकि जो हमारी लिपिड सोल्युबल ड्रग है वो क्या करेगी, इजीली हमारी मेम्ब्रेन को ट्रांसपोर्ट कर जाएगी या क्रॉस कर जाएगी। क्यों, वो आपको पता है, क्योंकि वो हमारी सेल वॉल होगी वो किसकी बनी होगी, फॉस्फोलिपिड की। आगे बात करूँ जो हमारी कंसंट्रेशन है उसकी बात करूँ तो कंसंट्रेशन का मतलब आपको पता है, क्योंकि जिस तरफ कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी उस तरफ उसका क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। जैसे वी नो दैट पैसिव डिफ्यूजन फॉलो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी हमारा जो पैसिव डिफ्यूजन है वो किसको फॉलो करता है, हमारे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को। और जो हमारा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है कि जो हमारे हायर कंसंट्रेशन से जो हमारे मॉलिक्यूल्स है वो किस तरफ मूव करेंगे, हमारे लोअर कंसंट्रेशन की ओर। यानी जो हायर कंसंट्रेशन टू क्या करेंगे, लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करेंगे। द ग्रेटर विल बी द एब्जॉर्प्शन, यानी जिस तरफ जिन मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी उनका एब्जॉर्प्शन भी आपको पता है क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। ठीक है, अब आगे बात करते हैं जो हमारे बायोलॉजिकल फैक्टर्स है उनकी बात करें तो बायोलॉजिकल फैक्टर कौन कौन से होते हैं। तो बायोलॉजिकल फैक्टर की बात करूं तो पहला हो गया हमारा सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया का मतलब, सरफेस एरिया से क्या मतलब है इसका, जैसे कि अगर हमारी एक तो हमारे पास क्या है, जो सेल मेम्ब्रेन है, जो हमारी मेम्ब्रेन है उसकी साइज़ इतनी बड़ी है, ठीक है, और एक हमारी सेल मेम्ब्रेन है उसके पास इसकी साइज़ इतनी बड़ी है। ठीक है, तो किस पे आके ज़्यादा पार्टिकल जो ड्रग के होंगे वो आके इसके ऊपर चिपकेंगे, यानी इसके ऊपर कितने सारे जो ड्रग के मॉलिक्यूल्स हैं वो आके इसके ऊपर चिपक जाएंगे, और इस पे ऊपर कितने जाएंगे, 3 या 4 आके चिपके। तो जितने ज़्यादा ड्रग के मॉलिक्यूल्स के आप इसके ऊपर आके चिपकेंगे उतना ही तो ज़्यादा उसका एब्जॉर्प्शन होगा। या इसको इससे भी देख सकते हैं कि जैसे ये हमारे सेल मेम्ब्रेन है दोनों सेम ही है, इसके ऊपर एक बड़ा सा जो हमारा पार्टिकल ड्रग का वो आके चिपक गया, और इसके ऊपर बहुत सारे छोटे करके जो हमारे ड्रग के पार्टिकल्स हैं वो आके चिपक गए। तो जो हमारे ड्रग है उसका क्या सरफेस एरिया बढ़ गया, यानी ज़्यादा एरिया पे चिपक रहे हैं, तो जितने ज़्यादा एरिया पे वो जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है उसके पास चिपकेंगे उनका क्या होगा, उतना ही ज़्यादा जो है एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा। तो सरफेस एरिया का मतलब यही है। तो इसमें देखें तो सरफेस एरिया आर एब्जॉर्बिंग सरफेस इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी जितना ज़्यादा सरफेस एरिया बढ़ेगा जो हमारे ड्रग का जो एब्जॉर्प्शन है वो भी उतना ज़्यादा बढ़ेगा, यानी वो क्या होता है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आगे बात करूँ जो हमारे मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट है उसकी बात करूँ तो जो हमारे पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है
उसमें एब्जॉर्प्शन क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है हमारे ड्रग का। फिर हमारा फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट होता है, उसके अंदर होता है। और जो हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है उसमें सबसे कम होता है, क्योंकि जो हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट और जो हमारा फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट है उसमें हमें पता है कि हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। और जो हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट है इसमें हमारा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और इसमें क्या होता है कि जो लोअर कंसनट्रेशन है ड्रग की, और हमारा लोअर कंसनट्रेशन से किधर जाती है, हमारे हायर कंसनट्रेशन की ओर वो जाती है। अब बात करते हैं हमारे जो गैस्ट्रिक इम्पटिंग टाइम है वो कैसे एब्जॉर्प्शन को इफेक्ट करता है। तो हमारा गैस्ट्रिक इम्पटिंग टाइम का मतलब हो गया है कि जो हमारी ड्रग है वो हमारे स्टोमक में कितनी देर तक रह रही है, यानी दोज ड्रग विच गैस्ट्रिक इम्पटिंग टाइम इज मोर, यानी जो हमारी ड्रग होती है उनका अगर गैस्ट्रिक इम्पटिंग टाइम यानी हमारे जो स्टोमच में है उसमें रुकने का जो टाइम है वो ज़्यादा है, तो उसका जो एब्जॉर्प्शन है वो क्या होगा, हाई होगा। लेकिन अगर जो ड्रग है उनका जो गैस्ट्रिक इम्पटिंग टाइम कम होगा तो वो क्या होगा, हमारे जो स्टोमच है वहाँ से क्या होगा, इजीली हमारे बाहर निकल जाएगी, एक्सक्रीट आउट कर दी जाएगी, जिससे क्या होगा उनका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। यानी विदाउट एब्जॉर्प्शन क्या कर दी जाएंगी, वो हमारी जो हमारी गैस्ट्रिक है, जो हमारी जीआईटी है वहाँ से एक्सक्रीट आउट कर दी जाएगी और उनका एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। तो जो हमारी जो ड्रग जो हमारी जीआईटी में ज़्यादा देर तक रखेगी क्या होगा, उनका एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होगा। अब आगे बात करते हैं, तो हमारा जो फोर्थ है फैक्टर जो हमारा ब्लड फ्लो है उसकी बात करें, यानी जो हमारा ब्लड फ्लो सर्कुलेशन है, यानी जो हमारी ड्रग है, जैसे ऐसे देखते हैं कि जैसे हमारा ये कोई वेन प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ पे जल्दी जल्दी क्या हो रहा है, ब्लड फ्लो हो रहा है। जैसे यहाँ पे कुछ ड्रग के मॉलिक्यूल्स थे, तो यहाँ पे क्या हुआ, जो हमारे क्या कहाँ से मूव करेंगे, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करेंगे। तो क्या हुआ यहाँ पे, अब जो के यहाँ पे कहीं हमारे ड्रग के मॉलिक्यूल्स आ गए। अब तो क्या करेंगे, अगर ब्लड फ्लो जल्दी जल्दी होता रहेगा, जो हमारे ड्रग के मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या करेंगे, आगे निकल जाएंगे। और यहाँ पे क्या होगा, वो जो हमारे एरिया जो यहाँ पे क्या होगा, एब्जॉर्प्शन क्या होगा, उनका बढ़ जाएगा, क्योंकि जो हमारे मॉलिक्यूल्स है वहाँ पे ज़्यादा परसेंट है और यहाँ पे क्या होगा, उनकी कमी हो जाएगी। तो जो हमारे मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या करेंगे, हायर से लोअर की तरफ आते रहेंगे। तो जितना ज़्यादा जो ब्लड फ्लो है वो अच्छा होगा, उतना ज़्यादा क्या होगा, जो हमारी ड्रग है उसका एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। बस वही है ब्लड फ्लो का मतलब, यानी ब्लड फ्लो सर्कुलेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्जॉर्प्शन, यानी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी जितना ज़्यादा ब्लड फ्लो सर्कुलेशन बढ़ेगा उतना ज़्यादा क्या होगा, हमारी एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा। द मोर ब्लड फ्लो इन बॉडी द ग्रेटर विल बी एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग, यानी जितना ज़्यादा क्या होगा, जो ड्रग होगी उसका एब्जॉर्प्शन होगा। अब अगले फैक्टर की बात करूँ तो जो हमारे फूड है उसकी बात करूँ, फूड में क्या होता है, यानी मैं अगर बात करूँ हमारे स्टोमक की, तो अगर उसमें कोई फूड प्रेजेंट नहीं है, अगर हम ड्रग लेंगे तो क्या होगी, हमारी ड्रग क्या होगी, डाइल्यूट नहीं हो पाएगी। अगर वहीं पे अगर हमारे फूड प्रेजेंट है हमारे स्टोमक में और अगर हम ड्रग लेंगे तो वो क्या करेगी, हमारी स्टोमच है उसमें जाके डाइल्यूट हो जाएगी, और डाइल्यूट होने के कारण क्या होगा, उसका एब्जॉर्प्शन भी डिक्रीज हो जाएगा। और वहीं पे अगर हमारे स्टोमच में अगर फूड प्रेजेंट नहीं होगा तो जो हमारी ड्रग होगी वो क्या होगी, डाइल्यूट नहीं हो पाएगी और उसका एब्जॉर्प्शन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे जो इम्पटी स्टोमच होगा अगर, तो उसका जो हमारी ड्रग है उसका एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। वहीं पे अगर हमारा स्टोमच भरा हुआ होगा तो जो हमारे ड्रग का जो एब्जॉर्प्शन है वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। बस वही है फूड में। और अब तीसरे जो हमारी अफेक्ट करती है जो फैक्टर उसकी बात करें, तो जो हमारे रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वो कैसे हमारे ड्रग के एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करता है। तो इसमें क्या होगा, जैसे कि हमारे अगर हम इसमें 3-4 तरीके से पढ़ेंगे, तो जैसे हमारा जो ओरल रूट है उससे अगर हम जो जीआईटी ट्रैक्ट के थ्रू हमारे अगर ओरल से हम कोई भी ड्रग लेंगे तो वो क्या करेगी, हमारे स्टोमच में आएगी, फिर हमारे जो इंटेस्टाइन वगैरह आएगी वहाँ पे क्या होगा, उसका एब्जॉर्प्शन होगा। और जो हमारे पोर्टल वेन के थ्रू वो कहाँ पे आएगी, हमारे लीवर में आएगी। फिर लीवर में आने के बाद क्या होगा, हमारे पीपीएम होगा, यानी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होगा उसका ड्रग का, जिसके कारण वो क्या होगा, जो उसकी बायोएबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी, यानी उसका कुछ पार्ट है वो इसमें फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में यूज हो जाएगा और वो क्या होगी, थोड़ी कम मात्रा में आगे जाएगी। फिर क्या होगा, वेन में आएगी, फिर वेन से क्या कहाँ आएगी, वो हमारे हार्ट में आएगी। तो और हार्ट से लंग्स में कैसे जाएगी, जैसे कि जो हमारा ओरल रूट से यहाँ पे आ गई। फिर हमारा जो आईवी रूट होता है उसमें क्या करते हैं हम, जो हमारे जो इंजेक्शन के थ्रू हम क्या करते हैं, डायरेक्टली हमारे जो वेन्स होती है उसके अंदर क्या करते हैं हम, जो हमारी ड्रग है उसको इंजेक्ट करेंगे। तो अगर आईवी रूट हो गया उसमें हमारे ये 2 प्रोसेस है वो तो निकल ही गई ना। तो हमारा जो ओरली के कंपेयर में हमारा जो आईवी रूट होता है उसका एब्जॉर्प्शन क्या होगा, ओरल के कंपेयर में क्या होगा, ज़्यादा होगा। लेकिन सबसे ज़्यादा ये बात करूँ तो जो हमारा इनहेलेशन है वो उसमें सबसे ज़्यादा जो ड्रग का एब्जॉर्प्शन होता है। कैसे होता है, जैसे आईवी रूट में हम इंजेक्शन देंगे, जो हमारे ड्रग देंगे तो क्या करेगी, हमारे हार्ट में आएगी, यानी हार्ट में आने के बाद क्या होगा,
जैसे वेन के थ्रू वो क्या आएंगी, हमारे जो हमारा राइट आर्टरी है वहाँ पे आएगी। राइट आर्टरी में आने के बाद क्या होगा, वो हमारे राइट वेंट्रिकल्स में आएगी। फिर राइट वेंट्रिकल्स के से वो कहाँ आएगी, जो हमारा ब्लड होगा वो क्या प्यूरीफाई होने के लिए कहाँ आएगा, लंग्स में। लंग्स क्या करता है, वो क्या करता है, जो हमारा O2 और CO2 का होता है वो क्या करता है, आदान प्रदान करता है। यानी जो हमारे जो CO2 होता है वो लंग्स में छोड़ देता है, और जो लंग्स में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है वो क्या करता है, ब्लड में सप्लाई कर देता है। तो लंग्स से फिर वो कहाँ जाएगा, फिर लंग्स से वो फिर से हार्ट में जाएगा। यानी लंग्स से फिर वो कहाँ आएगा, लेफ्ट आर्टरी में आएगा। फिर लेफ्ट आर्टरी में आने के बाद वो क्या आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल में आने के बाद वो क्या होगा, आर्टरी के थ्रू जहाँ पे उसे भेजना है, यानी कोई भी साइट ऑफ एक्शन पे भेजना है वहाँ पे जाएगा। उसके बाद क्या होगा, उसका एक्सक्रेशन हो जाएगा। तो ओरली से लेंगे तो हमारी दो प्रोसेस बीच में आएगी, यानी दो प्रोसेस आएगी, जिसके कारण क्या होगा, यानी आर्टरी में जो हमारे साइट ऑफ एक्शन पहुँचने में उसे टाइम लगेगा, यानी उसका एब्जॉर्प्शन क्या होगा, स्लो होगा। फिर आईवी की बात करूँ तो इसमें क्या हो रहा है, ये दो जो हमारी प्रोसेस हो रही है वो इसमें नहीं हो रही, हट रही है। तो क्या होगा, आईवी में ओरली के कंपेयर में क्या होगा, उसका एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। वहीं पे इनहेलेशन की बात करूँ तो इनहेलेशन में क्या होगा, हम इनहेलेशन में क्या होंगे, जो हमारे ड्रग के मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या करें, इनहेल करके हमारे जो लंग्स होंगे वहाँ तक पहुँचाएंगे। फिर लंग्स से क्या होंगे, वो इजीली एब्जॉर्ब हो जाएंगे, हमारे हार्ट में पहुँच जाएंगे। फिर आर्टरी के थ्रू हमारे जहाँ पे हमें चाहिए वहाँ पे पहुँच के एलिमिनेट हो जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा क्या होता है एब्जॉर्प्शन, जो हमारे इनहेलेशन जो रूट है उसके थ्रू होता है, फिर आईवी, फिर ओरली। तो रूट इस प्रकार से हमारे ड्रग को एब्जॉर्प्शन को इफेक्ट करता है। फिर बात करूँ तो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अफेक्ट द बायोअवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग। अब बायोअवेलेबिलिटी कैसे इफेक्ट करता है, जैसे कि बायोअवेलेबिलिटी का मतलब हो गया कि जो हमारी ड्रग जितनी हम ले रहे हैं, जैसे हमने 100% ड्रग ली, ठीक है, 100% ड्रग ली, वो हमारी अब जहाँ पे हमें पहुँचाना है ड्रग को साइट ऑफ एक्शन को, वो वहाँ पर कितनी पहुँच रही है। अगर वो 100% पहुँच रही है तो उसकी बायोअवेलेबिलिटी कितनी होगी, 100% होगी। वहीं पे अगर वो 90% पहुँच रही है तो उसकी बायोअवेलेबिलिटी 90% होगी। 50% पहुँच रही है तो उसकी 50% होगी। तो बायोअवेलेबिलिटी का मतलब हो गया कि जितनी हम ड्रग ले रहे हैं वो हमारे साइट ऑफ एक्शन पे है, जहाँ पे हमें चाहिए वो कितनी पहुँच रही है, कितनी एब्जॉर्ब हो रही है, वो उसकी बायोअवेलेबिलिटी कहलाती है। तो बायोअवेलेबिलिटी में सिंपल सा यही है कि विच इट इज़ द एक्चुअल अमाउंट ऑफ ड्रग विच रीच इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन, यानी हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में हमारी जो ड्रग है वो कितनी एब्जॉर्ब हो रही है, कितनी पहुंच रही है। आईवी जो हमारा इंट्रावेनस है, इसमें बात करूँ तो जो हमारी ड्रग होता है वो क्या होती है, डायरेक्टली रिलीज इनटू द ब्लड, यानी हमारे जो ब्लड में क्या होती है, डायरेक्टली रिलीज हो जाती है। और जैसे हमारे जो ओरल रूट में बात करूँ तो जैसे जो हमारी ड्रग होगी वो क्या करेगी, पहले क्या करेगी, उसका एब्जॉर्प्शन होगा, फिर वो क्या करेगी, हमारे लिवर में जाएगी। लिवर में जाने के बाद जो हमारी ड्रग होगी उसका क्या होगा, PPM यानी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होगा। उसके अंदर जो हमारी ड्रग होगी वो क्या करेगी, उसका कुछ पार्ट वहीं पे टूट जाएगा और कुछ एक पार्ट आगे जाएगा, जिसके कारण जो उसकी बायोअवेलेबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। फिर आगे बात करूँ जो हमारा सबक्यूटेनियस है या जो हमारे इंट्रामस्कुलर है, आर इंजेक्टेड नियर द कैपिलरीज, जो हमारी कैपिलरीज होती है, ब्लड कैपिलरीज, उनके नियर में जो हमारा इंट्रामस्कुलर और इंट्राक्यूटेनियस दिया जाता है। तो कैपिलरीज के थ्रू जो हमारे ड्रग मेडिकामेंट होगा वो एब्जॉर्ब किया जाएगा और जो हमारे ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचाएगा। तो जो ग्रेट एब्जॉर्प्शन एंड बायोअवेलेबिलिटी, यानी इनके अंदर जो एब्जॉर्प्शन और बायोअवेलेबिलिटी अच्छी होती है। फिर बात करूँ जो हमारा इंटेरल रूट है या जो हमारा ओरल रूट है, उसकी बात करूँ तो हैज़ लेस बायोअवेलेबिलिटी। तो मैंने बता दिया कि इसमें लेस बायोअवेलेबिलिटी या एब्जॉर्प्शन क्यों होता है, क्योंकि ये एक तो लंबी प्रोसेस है, पहले GIT में आएगी, फिर वो हमारा एब्जॉर्ब होकर आर्टरी में जाएगी, वेंस में जाएगी, लंग्स में जाएगी। उस प्रकार से बहुत ही लंबी प्रोसेस होती है। और इसके अंदर जो हमारा लीवर के अंदर भी जाती है, फिर वहाँ से उसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है, कुछ पार्ट टूट जाता है, जिसके कारण उसकी बायोअवेलेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। अब बात करूँ तो हमारे यहाँ पे देखें तो जैसे हमने ग्राफ बनाया हुआ है, तो जो जैसे हमारा जो ओरल रूट है, ओरल रूट में क्या होगा, ये देखिए यहाँ पे बायोअवेलेबिलिटी है, वो टाइम के साथ क्या हो रहा है, वो डिक्रीज होती जा रही है, ठीक है, इतनी अच्छी वो बायोअवेलेबिलिटी नहीं दे रहा ओरल रूट है। वहीं पे आईवी की बात करूँ तो उसकी बायोअवेलेबिलिटी ओरल रूट के कंपेयर में क्या है, अच्छी है, ठीक है, वो अच्छी बायोअवेलेबिलिटी दिखा रहा है। वहीं पे जो हमारा इनहेलेशन है उसकी सबसे ज़्यादा जो हमारी बायोअवेलेबिलिटी देखने को मिल रही है, यानी जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी ड्रग की उतनी अच्छी हमारी बायोअवेलेबिलिटी हमें देखने को मिलेगी। और जो हमारा आईवी में उससे कंपेयर में कम होगी और ओरल के कंपेयर में ज़्यादा होगी। तो आज का लेक्चर जो हमारा एब्जॉर्प्शन का है उसे यहीं पे एंड करते हैं और अगली बात करेंगे जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन है उसके ऊपर हमारा अगला लेक्चर आने वाला है।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर करें। कुछ पार्ट आपको मिसिंग लग रहा हो या कुछ पार्ट समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और चैनल पे नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे मुझे कुछ मोटिवेशन मिलेगा। तो अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में।